एपिसोड 21। चाकू से रस्सी का एक और टुकड़ा काट के मैंने छोटे सूटकेस पर लपेटा और उसे कंधे पर उठा लिया। चलो। रेशम ने हाथ बढ़ाया। मेरा चाकू? मैंने हाथ घुमा के चाकू को भी नदी में फेंक दिया। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। वो चिल्लाई, ये क्या कमीनापन है? तुम जितनी चाहे गालियां दे दो मुझे, मैं समझता हूं ये तुम जैसी लड़कियों का असलहा नहीं है। फिर क्या है? तोप, टैंक और मशीन गन, एटम बम। तुम्हारी असल कुव्वत है तुम्हारा एतमाद, खुदा पर भरोसा। आओ चले। मैंने उसका हाथ थाम लिया। वैसे तो तुम जैसी लड़कियां चलता फिरता असलहा खाना होती हैं। उनका हुस्न शबाब, नाजो अदा, कौन कत्ल नहीं होता इनसे। बकवास मत करो, तुम जैसे मर्द ऐसी ही बातों से फायदा उठाते हैं। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। दुनिया की हर औरत के पास यह एतमाद हो जो तुम्हारी ताकत है, तो मर्द अपनी सारी मर्दानगी भूल जाएं। मुझे हैरत होती इस छोटे से गांव में तुम जैसी ज़हीन, बाहिम्मत और बहादुर लड़की को देख के। ये ना मैट्रिक पास होने की बात है, ना एमए पीएचडी होने की। इज्जत से जिंदा रहने का फन किताबों और टीवी ड्रामों से नहीं मिलता। आज तुमने जिस तरह मेरी मदद की है, उसके बाद तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में कई गुना बढ़ गई है। उसने कुछ बदले हुए मूड में कहा, खंजर तो मैं फिर खरीद लूंगी तुम्हारे पैसों से। तुम ला के दोगे मुझे? मुझे ला के देना होता तो फेंकता ही क्यों? अपनी इस हरकत पर माफी भी मांगोगे तुम? उसने पूरे यकीन से कहा। वरना? बोलो, वरना क्या करोगे तुम? मेरे बार बार पूछने के बावजूद जवाब न देकर उसने जवाब दे दिया कि वो मुझसे बात नहीं करेगी। मैं उसके साथ खामोशी से चलता रहा। वापसी का रास्ता मुझे इतना लंबा महसूस ना हुआ। रेशम ने तंदूर वाली माई के घर में रस्सी बाहर से अंदर उछाल दी। सुबह शोर करेगी कि कोई कमीना रात को रस्सी में से आधी काट के ले गया। उसकी गालियों का मजा लेना हो तो सुन के देखो। ऐसे ऐसे इस्तेमाल बताएगी चोरी होने वाली रस्सी के कि तुम दंग रह जाओगे। रेशम का मूड अब ठीक हो गया था। मेरे वापस पहुंचने के कुछ देर बाद गांव की किसी मस्जिद से अजान फजर की सदा आई। उस वक्त तक रेशम ने पिछले हिस्से का कमरा खोल के मेरा ठिकाना वहीं बना दिया था। तुम यहां रहोगे और ख्याल रखना, तुम्हारा नाम सलीम अहमद है। जैसा आपका हुक्म खातून। लेकिन अब्बा को क्या कहोगी? वो मेरा काम है, अब्बा को भरोसा है मुझ पर, वो मना नहीं करेगा। अब तुम सो जाओ, मैं भी थक गई हूँ। वापस आने के बाद मेरे ख्यालात और ज़हनी हालत दोनों में नुमाया तब्दीली आई थी। नौरीन की लाश का ना मिलना उसके जिंदा होने की कतई जमानत ना थी कोई, मगर वो मेरे तस्वुर में जिंदा जरूर हो गई थी। वो तय आप गलने सड़ने वाली कोई लाश नहीं रही थी, एक मुबहिम सा ख्याली पैकर बन गई थी। क्या पता वो कहीं हो, जहां भी हो, गर्दिशे वक्त उसे मुझसे फिर मिला दे, उसके और मेरे रास्ते फिर एक कर दे। मेरे एतमाद का ग्राफ एक बार फिर आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। ना सिर्फ ये कि मैं महफूज था और मुझे रेशम ऐसे मिल गई थी जैसे किसी मजबूर की लाठी गुम हो जाए तो उसे बैसाखी मिल जाए। अब मैं खाली हाथ नहीं रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं गीले नोटों को खुश करके काबिल इस्तेमाल बना लूंगा। जितना पानी सूटकेस में था रिस कर बह चुका था, बाकी रफ्ता रफ्ता हवा खींच लेगी। मेरे पास जेवर भी था जो नौरीन की अमानत था। उसकी तलाश के लिए मुझे रेशम के साथ मिलकर एक प्लान तश्कील देना था। वो जिंदा होगी तो इसी इलाके में मिलेगी, 8-10 मील के दायरे में, नदी के साथ वाले किसी गांव में। तस्वुर में गुजरे वाकयात की फिल्म देखते देखते मुझे नींद न आ लिया। अचानक गहरी नींद से मेरी आंख खुली तो दोपहर होने को थी। बंद दरवाजा थोड़ा सा खुल गया था, उसमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। चारपाई के आखिरी हिस्से में दीवार के साथ रखे सूटकेस से रिसने वाला पानी एक धारे की सूरत में दरवाजे तक पहुंच गया था। मैंने बाहर निकल के देखा तो रात को बिखरे हुए नजर आने वाले बादल इकट्ठे होकर आसमान पर फैल गए थे और बरसने के लिए तैयार थे। मुझे भूख भी महसूस हो रही थी। ये गुज़िश्ता रात की मेहनत का नतीजा भी था और कुछ तबीयत की बहाली का। वक्त बड़ा चारागर है, बड़े से बड़े गम का मदावा फराहम कर देता है। आज तीसरा दिन था और मेरे ज़हन ने जज्बाती सहारे तलाश कर लिए थे। उम्मीद सबसे बड़ा सहारा थी जो मर के जिंदा हुई थी। नौरीन का फिर मिलना अब नामुमकिन नहीं रहा था। एतमाद के लिए महज इरादे काफ़ी नहीं होते, वसाइल भी दरकार होते हैं। अब मैं तहीदस्त और मोहताज नहीं था। मैं सोच सकता था और प्लान कर सकता तो अमल के वसाइल भी रखता था। फिलहाल कुछ अरसा इस जगह कयाम मेरी मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी। यहाँ मैं दुश्मन की मतलाशी नज़र से महफूज था और अगर नौरीन मुझे मिल सकती थी तो इसी इलाके में। बाबा रहीम हुक्का उठाए गड़गड़ाता हुआ नमूदार हुआ। बहुत देर सोए पुत्र, जी तो ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, आपकी कोशिश है कि मैं अच्छा हो गया बहुत। हमारी क्या कोशिश, उस सोने रब की रजा है। रेशम ने बताया कि कुछ दिन इधर ही रुकना मंजूर कर लिया है तुमने। यही बेहतर होगा अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ ना हो। वो हंसने लगा। लो, तुमने क्या मेरे मुंडे पे चढ़ के फिरना है? यहाँ रहता कौन था? जगह आबाद हो गई खैर से। बस एक बात का ख्याल रखना, इधर भी अच्छे बुरे लोग हैं, बंदा खुद ही बुराई से बचे।
आप फिक्र न करो चाचा, मुझे मशवरा देने वाली है आपकी बेटी रेशम, और उसके होते ना मुझे किसी की फिक्र होनी चाहिए ना आपको। वो कुछ खामोश हो गया। हाँ, रेशम बड्डी सियानी है। आप सिर्फ सियानी कहते हो, मैंने बड़े बड़े शहर देखे हैं, लेकिन इस छोटे से गांव की रेशम जैसी ज़हीन, हिम्मत वाली और नेक सीरत लड़की नहीं देखी। अगर मौका मिले तो वो अपना और आपका नाम दुनिया में रोशन कर सकती है। लड़कियों के नसीब अच्छे होने चाहिए पुत्र, बाकी सब कौन देखता है। उसने मेरी बात खत्म होने से पहले कहा और पलट गया। मैं कहता हूँ रेशम से कुछ खाने को लाए तेरे लिए। पता नहीं क्यों आज वो भी सोती रही, नमाज के लिए भी नहीं उठी। कुछ देर बाद रेशम नजर आई। वो रात वाले कपड़े बदल चुकी थी और इस वक्त बसंती रंग के सूती जोड़े में मुर्गियों के अंडे जमा करती फिर रही थी। मरजानी सारा दिन खाती है और अंडा 2 दिन बाद एक देती है। और ये अब तो उसे ज़िबा कर देना चाहिए, इतने छोटे अंडे देने लगी हरामखोर। कबूतर न पाल लो इसकी जगह। चल कमीने, बेशरम कहीं के। उसने मुर्गे को एक हाथ मारा। वो दड़बे में मुंह डाले खुद से हम कलाम थी। मुझे हंसी आ गई। ये तुम्हारी जुबान समझती है? मुझे आता है इनको अपनी जुबान समझाना। ये अंडे इकट्ठे कर लूं, फिर बनाती हूँ लस्सी और पराठा तुम्हारे लिए। मैंने हाथ जोड़े। लस्सी की जगह मुझे आज चाय नहीं मिल सकती, और मक्खन की जगह ऑमलेट? हमारे होटल में सब मिलता है सर, ये अंडे पकड़े। झोली करें झोली। उसने कोई 1 दर्जन अंडे उठाए। उसने 3 दड़बों से 3 दर्जन अंडे जमा किए और मैं झोली पकड़े उसके साथ चलता गया। आधे घंटे बाद मुझे नाश्ता नसीब हुआ, मगर ऐसे नाश्ते के लिए मैं आधा दिन भी इंतजार कर सकता था। पराठा गर्म और खस्ता था और आमलेट जैसा उसने बनाया था मैं नहीं बना सकता था, हालांकि मुझे महारत का दावा था। चाय अलबत्ता खालिस देहात के कल्चर की एक सेहत बख्श गाढ़ा मीठा मशरूब थी। दूध में चूरा पत्ती डाल के उसे 10 मिनट गलाया गया था और उस शीरे को कपड़े से छान लिया गया था। अपने खजाने को मैं सारी दुनिया से छुपा के रख सकता था, मगर रेशम से नहीं। ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता, और इसका फायदा नहीं नुकसान होता। दोपहर के खाने के बाद जब मैं नोटों को धूप लगाना चाहता था, रहीम बख्श मुझे अपनी जमीन पर ले गया। वहां काली दाढ़ी वाला एक दराज कामत से अफाम चारपाई डाले सो रहा था। यह शाह मोहम्मद है, शामू कहते हैं सब इसे। मेरी जमीन यही काश्त करता है और पैदावार में आधे का शरीक बन जाता है। अगर आधे तक कनात करता तो भी गनीमत होता। 2 साल से बदनियती पर उतर आया है। फसल के तोल में से 3/4 खुद ले जाता है। तुम अपने सामने तुलवाते हो चाचा? हाँ, मगर ये बेईमान रात को खलियान से चोरी करता है। लोगों ने इसे देखा है और मुझे बताया भी है, मगर ये कभी पकड़ा नहीं गया। मेरे लिए 24 घंटे चौकीदारी करना कैसे मुमकिन है? तो फिर निकाल बाहर करो इसे, जमीन किसी और को दे दो। दूसरे भी फरिश्ते नहीं हैं, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। पूरा ईमानदार तो खुद जमीन का मालिक हो सकता है, मगर इस उम्र में यह सब मेरे बस की बात नहीं रही, इसीलिए चल रहा है। शामू गालिबन हमारी आवाजों से बेदार हो गया था, मगर वो सर ढापे ये बातें सुनता रहा। उसने चादर ये देखने के लिए हटाई होगी कि आज बाबा रहीम उसकी शिकायत का दफ्तर किसके सामने खोल के बैठ गया। उसने शक्की नजरों से मेरी तरफ देखा। ये कौन है? बुवाई के लिए जमीन मैंने ले ली है, अगली फसल से। मैंने बाबा रहीम से पहले जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा रहीम बख्श? उसने दरिश्ती से कहा, ऐसा हो गया है, ये तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए शामो। पैदावार के अंदाजे के लिए इस बार फसल की कटाई पर मैं तुम्हारे साथ यहां रहूंगा, दाने दाने का हिसाब करूंगा। शामू ने रहीम बख्श से बात जारी रखी। चाचा, तुम जमीन गांव से बाहर के बंदे को नहीं दे सकते। मैंने रहीम बख्श को इशारे से रोक दिया। ये कौन सी कानून की किताब में लिखा है? और तुमसे किसने कहा कि मैं गांव से बाहर कहूं? मेरे दादा परदादा इसी गांव के थे। गोरों के वक्त फौज में भर्ती होकर बहुत से लोग गए थे, उनकी औलाद का रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ गांव से। मैंने दरम्यान में जो शानदार गाली सही लहजे में फिट की थी, उसके खातिर खां नताज बरामद हुए। सुना जो बाबा रहीम बख्श ने कहा, सच कहता है सलीम, इसका दादा लाम पर गया था मेरे सामने, वो लौट के नहीं आया था। इसका बाप फौत हुआ तो माँ से लेकर अपने भाई के घर चली गई, बेवा थी वो। शामू उस खुद साख्ता तारीख को कैसे झुटलाता जिसका मैं जिंदा किरदार बन गया था, और बाबा रहीम बख्श एक गवाह। तुम ऐसे खड़े खड़े फैसला नहीं कर सकते चाचा। मैंने कहा, चलो कहीं बैठ के फैसला कर लेंगे 4 बंदों के सामने। शामू के लिए बेइज्जती और सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। साफ कहो ना रहीम बख्श के घर दामाद मिल गया है। मैंने पलट के कहा, तुम तो हो ही नहीं सकते थे, पहले से बीवी बच्चों वाले हो, लेकिन मेरे बारे में कुछ और कहा ना तो मार किसी खेत में जिंदा गाड़ दूंगा, अभी उठा के बाहर फेंक दूंगा। देखता हूं कौन आता है तेरा हिमायती। शामू की सट्टी गुम हो गई। मेरे तेवर से उसे अंदाजा हो गया था कि मैं जो कुछ कह रहा हूं कर भी सकता हूं। रहीम बख्श मुझे वापस ले गया।
झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं पुत्र, ये बकवास करता फिरेगा गांव में। तुम तो 4 दिन हो यहाँ, बाद में मेरा रेशम का क्या होगा? मेरी जिंदगी कितनी बाकी है? जमीन उसके नाम कर दो या दे दो किसी को, कब्जे से तो बेहतर है। रेशम को भी रुखसत करो। क्या ये मेरे इख्तियार में है? उसने गहरी सांस ली और बाहर निकल गया। उसके लहजे में नाराजगी, उदासी, बेबसी और मेरे सवाल पर हैरानी सब कुछ शामिल था। मुझे अपने सवाल के खोखलेपन का एहसास हुआ। मेरे कमरे में रोशनी के लिए एक लालटेन लटका दी गई थी, जिसकी रोशनी 10 बाई 12 के उस कमरे की वीरानी के तासुर में उदासी भी शामिल कर देती थी। रात होते ही बाहर से मच्छर मेरे शहरी खून का जायका चखने चौक तर चौक आते थे। रेशम और सारी दोपहर से शाम तक ना जाने कहाँ मसरूफ रही थी। मैं कमरे में चारपाई पर लेटकर उन तमाम मसाइल पर सोच चुका था जिनका ताल्लुक मेरे मुस्तकबिल से हो सकता था, और अब चाय की शदीद तलब महसूस कर रहा था। बिलाखिर वो चाय का कप और अंडों के हलवे की प्लेट के साथ नमूदार हुई। उसके यकीन के मुताबिक मेरी सेहत की बहाली के लिए असद जरूरी था कि गुड़ के शीरे और खालिस दूध से पकाया गया वो हलवा मेरी बहाली सेहत के प्रोग्राम का हिस्सा था। मैंने आर्जी और शराफत से कहा, वैसे तो कोई भी तुम्हारे हाथ से जहर खा के भी बामुराद कहलाना चाहेगा, और मैं तो मेहमान की हैसियत से मजबूर भी हूँ, लेकिन मरने से पहले सच बोलना चाहिए। हाय, कैसी मनहूस बातें कर रहे हो? ये बैठे बैठे मरने का ख्याल कहाँ से आ गया? अपनी तकरीर से पहले मेरी दुख भरी फरियाद पूरी सुन लो। मेरी आंखों में दुनिया अंधेर होने के कई असबाब हैं। तुम्हारे आने से पहले यहाँ के मूजी मच्छर मेरे जिस्म का आधा खून रूह अफ़ज़ा की तरह पी चुके थे, मगर मलेरिया बुखार तो होगा बाद में। तामील हुक्म में ये हलवे का थाल खा गया तो मुझे हैजा हो जाएगा सुबह तक। इतना हलवा तो जुमरात को वो मौलवी भी नहीं खा सकता जिसका पेट हो देख जैसा। वो खिलखिला के हंस दी। अच्छा, आधा खा लो, मच्छरों को बंदोबस्त मैं भी करती हूँ। हम कमरे में अपले जलाते हैं तो मच्छर निकल जाते हैं। मच्छरों को क्यों तकलीफ देती हो? मैं चला जाता हूँ बाहर, या कोई शटलकॉक बुरका ला दो मुझे। मेरी तस्वीर नहीं आएगी तो आवाज़ तो आएगी। मुझे तुमसे बातें भी करनी है कुछ ज़रूरी। वो मेरे पास बैठ गई। देखो, ये गांव है, यहाँ शहरी नखरे नहीं चलते। मच्छर मार तेल कल मिल जाएगा तो ला दूंगी। वैसे ये मलेरिया वाले मच्छर होते तो मुझे रोज़ बुखार चढ़ता। तुम्हें हलवा पसंद नहीं? सिर्फ शबरात पर, या फिर गाजर का हलवा? बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हारी जुबान को क्या हो गया? पहले तो ये कैंची की तरह चल रही थी। कभी इस तरह भी बोलना पड़ता है। वो आदत नहीं है मेरी, ज़रूरत है ताकि अगला मुझसे ज़रा सोच समझ के बोले। तुम्हारी आज शामों से क्या बात हुई थी? वो धुआं देता मेरे पास आया था, पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। मैंने इसी तरह जवाब दिया कि अपने काम से काम रख। काम करता शराफत से तो ऐसा क्यों होता? तूने अब्बा को मजबूर और बेबस समझ लिया था तो उसने जल के कहा, हाँ, मुझे दे के चचा ने घर दामाद खरीद लिया, और तो गांव में इस काबिल कोई मिला नहीं था तुझे। कहाँ से आया है ये नमूना? बस उसके बाद मैंने जुबान से नहीं हाथ से बात की। एक गिलास था मेरे हाथ में, वो उसके सर पे लगा। पलटा तो मैंने पीछे से आधे सिर की लौकी मारी, वो कमर में लगी। रेशम, तुम्हारे बाप की उम्र काफी है, अकेली कैसे रह सकती हो तुम? रह सकती हूँ, और तुम्हें इतनी फिक्र हो गई है मेरे मुस्तकबिल की 2 दिन में, तो तुम रह जाओ ना यहाँ मेरे साथ। छोड़ दो नौरीन का ख्याल, मुझसे ब्याह कर लो। है इतनी हिम्मत? बातें करना बहुत आसान होता है। वो पुरानी रेशम की तरह बोल रही थी। मैंने हाथ जोड़ दिए। वाकई गलती हो गई मुझसे जो तुमसे हमदर्दी जाहिर की। मैं तो 4 दिन का मेहमान हूं। रात को खाना खाने के बाद बाबा ने रेशम के मिजाज की तेजी का गिला किया। तुम्हारी बात से शामू परेशान था, यहाँ आके रेशम को गुस्सा दिखाने की गलती की और अब सारे गांव में बातें फैला रहा है। झूठा, बेईमान कहीं का। उसने कहा कि रेशम ने सिल्क का बट्टा खींच मारा था। गालियां अलग दी। तुम्हारे बारे में जो कहा बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। लोग जानते हैं मुझे भी और रेशम को भी, मगर 100 हमदर्द होते हैं तो 100 बदखा। आखिर क्या बनेगा मेरे बाद इस लड़की का? मैं चुपचाप सुनता रहा और तसल्ली के रस्मी अल्फाज से काम चलाता रहा कि वो खुदा पर भरोसा रखे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे जमीन बेच के शहर जाने का फजूल मशवरा भी दिया, क्योंकि ये रेशम के मसले का हल नहीं था। मैं बुरी तरह फंस गया था। नौरीन के इंतजार और उसकी तलाश के साथ अपनी शनाख्त छुपाने की मजबूरी ना होती तो मैं दूसरे दिन चला जाता। इस गांव में लोग रात का खाना मगरिब या ज्यादा से ज्यादा इशा की नमाज के बाद खा लेते थे। फिर उनके लिए ज्यादा देर जागना लाहासिल था। 10 बजे आधी रात का समा होता था। जब सारा गांव सो जाता था, रेशम ने मुझे एक चादर फराहम की जो मच्छरों की अलगार के खिलाफ बेहतरीन मदाफती ढाल थी। गर्मी लगने की सूरत में मैं दरवाजा खोल के या बाहर पड़े तख्त पर सो सकता था। मेरे लिए इतनी जल्दी सोना मुश्किल था। तख्त के नीचे से अपना सूटकेस खींच के मैंने अपनी करेंसी का मुआयना किया। दिन भर में पानी निकल गया था, मगर नमी बाकी थी। एहतियात के साथ मैंने बंडल से नोटों को अलग करना शुरू किया।
उनके बीच में अब भी नमी ज्यादा थी और हर नोट अभी अलग किया जाता तो फट जाता। मैंने 10-10, 15-15 नोट तख्त पर फैलाए और खुद बाहर सोने का फैसला किया। मुझे उम्मीद थी कि रात भर में नोट मजीद खुश्क हो जाएंगे। यहाँ इस तरीका मिलना मुहाल था, वरना घंटों का मुश्किल काम मिनटों में आसानी से हो जाता। मुझे वक्त का कोई अंदाजा नहीं था और रेशम इतनी खामोशी से आके मेरे पीछे खड़ी हो गई कि मुझे पता ही ना चला। जब नोट आधे से ज्यादा तख्त पर फैल गए तो मैं नीचे उतरा और मेरी कोहनी ने रेशम को छुआ। मैंने चौंक के पीछे देखा। तुम कब आई? उसने जवाब देने की बजाय सवाल कर दिया। ये सब क्या है? कौन हो तुम? डाकू? तुम्हें क्या लगता है डाकू मेरे जैसे होते हैं? मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ना चाहा। उसने तुर्शी से जवाब दिया और पीछे हट गई। सूरत से मालूम हो जाता तो कोई भी किसी से ना पूछता कि तुम क्या करते हो, और मैंने तो डाकू देखे तक नहीं। नहीं, मैं डाकू नहीं हूं। फिर क्या है ये सब कुछ? ये नोट, ये सोना? वो चिल्लाई। चिल्लाओ मत, नोट जाली है, सोना नकली। तुम चाहो तो सबको बता दो, पकड़वा दो मुझे, कह दो मुझसे इसी वक्त कि उठाओ ये सबर, दफा हो जाओ, मैं चला जाऊंगा। वो कुछ देर मेरी सूरत देखती रही। तुम्हें नौरीन का नहीं, इस दौलत का ख्याल था? मैंने कोई जवाब ना दिया और बाहर आके तख्त पर बैठ गया। वो कुछ देर में बाहर निकली और मेरे पास आ खड़ी हुई। तुम जवाब देना नहीं चाहते या जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास? जिस खुदा ने मुंह में जुबान दी है, झूठ बोलना भी आता है मुझे, तो जवाब क्या मुश्किल है? जो कहूंगा तुम्हारे लिए सच होगा, तस्दीक कैसे कर सकती हो तुम? अच्छा। उसने गहरी सांस ली और मेरे पास बैठ गई। अब तक ये बात क्यों छुपाए रखी तुमने मुझसे? मेरी मदद हासिल करने के लिए नौरीन का नाम ही क्यों इस्तेमाल किया? क्या वाकई नौरीन नाम की कोई लड़की है जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो, या तुम्हें डर था कि सिर्फ इस डूबी हुई दौलत को निकालने की बात होती तो मैं जज्बाती हूं कि आधी रात के वक्त तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी? अच्छा सलाह दिया तुमने मेरे खुलूस का, मुझ पर एतमाद ना करके। तुम्हारी जान बचा के मैंने कोई एहसान नहीं किया था तुम पर, लेकिन तुमने जानते बूझते मुझे धोखा दिया। बस करो रेशम, खुदा के लिए। मैं मानता हूँ ये गलती थी कि मैंने तुम्हें पूरी तरह एतमाद में नहीं लिया, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें अंधेरे में रखना नहीं था। ऐसा होता तो मैं सब कुछ तख्त पर क्यों फैलाता? क्या मैं नहीं जानता था कि तुम किसी भी वक्त आ सकती हो? क्या ये ज्यादा आसान ना था मेरे लिए कि मैं इस खजाने को तकिए के खिलाफ में डालूं और सुबह होने से पहले निकल जाऊं? पहले मुझे बताने में क्या नुकसान था तुम्हारा? तुम्हें डर था कि मैं आधा मांग लूंगी? नहीं, अगर मैं तुम्हें पेश करूं तब भी तुम लेने से इनकार कर दोगी। मुझे डर था कि तुम यकीन नहीं करोगी, गलत फहमी का शिकार हो जाओगी या डर जाओगी तो मेरी मदद नहीं करोगी। खुदा की कसम, ये सब मैं इसी तरह छोड़ के जा सकता हूँ, अभी और इसी वक्त। दोबारा कभी तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगी। नौरीन झूठ नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो मैंने कहा था झूठ था। मैं सच नहीं बोल सकता था उस वक्त। आज ये भीगे हुए नोट और जेवरात इसीलिए फैला के रखे थे मैंने कि तुम आओगी तो तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। कौन पूछेगा तुम्हारे बारे में अब्बा के सिवा? कह दूंगी कि मुझे क्या पता, मैं भी सो रही थी। जाने के लिए मुझे बहुत मोहलत मिली थी और मुझे रोकने वाला भी कौन था, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूं रेशम। मैं ऐसा एहसान फरामोश नहीं हूं। ये जिंदगी नौरीन की अमानत थी जिसे तुमने बचा लिया। कभी वो मिली तो उसे बताऊंगा मैं कि ये है रेशम। खुदा ने इसे बिल्कुल सही वक्त पर सही जगह ना भेजा होता तो शायद हम इस दुनिया में ना मिल पाते। ऐसी कोई हस्ती उसे मिली होगी तो उसकी जिंदगी भी महफूज होगी, लेकिन असल फैसला करने वाला तो नजर नहीं आता, जिसके हाथ में हम इंसानों की जिंदगी और मौत है। इसलिए नौरीन को भी मोहलत दी गई होगी तो जीने का बहाना भी फराहम किया होगा। ये मेरे चाहने की बात ही नहीं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। आखिर तुम क्या हो? इल्जाम की हद तक इसे सच कहा और समझा जा सकता है कि मैं एक डाकू हूं। मुझे फांसी होने वाली थी कि मैं जेल से निकल भागा। इतना हैरान हो कि मुझे मत देखो। झूठ पर तुमने यकीन कर लिया था तो सच भी सुन लो। तूल देता तो अपनी कहानी सुनाने में रात छोटी पड़ जाती। मैंने जहां तक मुमकिन हुआ गुजरे हुए वाकयात के बयान में इख्तिसार से काम लिया। रेशम दम बखुद बैठी सुनती रही। पहले शायद वो भी इस मामूल की आदी होगी जिस पर गांव के सब लोग कारमंद थे और वो खुद भी अमल करती रही होगी। वो जल्दी सो के जल्दी उठ जाती होगी, लेकिन अब सिर्फ बाबा रहीम बख्श सारी उम्र की आदत से मजबूर था। रेशम तो मेरी तरह रातों को जाग रही थी और दिन देर तक सो के गुजार रही थी। वो बीच में सवाल किए बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि अब तुम बोली तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। उसे चुप रहना पड़ा, जो उसके लिए यकीनन आसान ना था।